Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's study transverse standing waves in a stacked string. इस टॉपिक में बेसिकली आप ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करेंगे और उनके वेरियस मोड्स ऑफ ऑसिलेशन को स्टडी करेंगे। उन वेरियस मोड्स ऑफ ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को कैलकुलेट किया जाएगा और फिर कंक्लूजन वहाँ से हम इन्फर करेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इनमें कंसिडर कीजिए, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसे क्लैंप किया गया है टाइटली बिटवीन दीज टू फिक्स सपोर्ट। ये फ्रैक्शनलेस सपोर्ट्स हैं रिमेंबर। तो दीज सपोर्ट्स विल एक्ट लाइक नोड और इस स्ट्रिंग को जब आप मिडिल से प्लग करेंगे तो फिर ये एक सिंगल लूप में ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। द की टू अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक इज टू ड्रॉ द डायग्राम। तो आपने पहला स्टेप क्या लेना है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस टॉपिक। जब डायग्राम बन जाएगी तो उसके बाद सेकंड स्टेप, प्लग द स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को प्लग करें। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग को मिडिल से प्लग करते हो, ये पॉइंट है। जब आप इसको मिडिल से प्लग करते हो तो इट विल ऑसिलेट इन अ सिंगल लूप। ये सिंगल लूप में ऑसिलेट करेगी। तो एट अ टाइम या तो इससे डाउनवर्ड होना है या अपवर्ड होना है। इस स्ट्रिंग की लेंथ L है और इस लेंथ में कितनी वेवलेंथ्स अवेलेबल है ये आपने चेक करना होगा। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम ये चेक करें कि इस लेंथ में इस प्रोड्यूस होने वाली वेव की, ट्रांसवर्स वेव की कितनी वेवलेंथ है। तो आप देख सकते हैं नोड टू नोड डिस्टेंस इन एन स्टैंडिंग वेव इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो λ1/2 होगी। हम यहाँ पे वेवलेंथ लिख देंगे, λ1 इज 2L। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ से डायग्राम क्यों जरूरी थी कि इस स्ट्रिंग की लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ्स होंगी ये हमें डायग्राम से पता चलेगा। ये इसका फर्स्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे λ1 लिखा। अब मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे स्पीड की भी जरूरत है, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t into L over m। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये मैं अपने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ आप लोगों को। तो उसमें आप लोग जाके दोबारा रिविजिट कर सकते हैं ये फॉर्मूला और इसका मतलब क्या है, कहाँ से आया। फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे स्पीड और वेवलेंथ की जरूरत है। सो बाय यूजिंग द जनरल फार्मूला f is equal to v by λ1, f1 is equal to v by λ1। अब अगर मैं v की वैल्यू पुट कर दूं और λ1 की भी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, λ1 के लिए 1/2L और यहाँ पर स्क्वायर रूट t into L over m। अच्छा, क्योंकि इस इक्वेशन में सारे कांस्टेंट्स हैं, the tension in the string remains constant, the length of the string remains constant, the mass of the string remains constant, तो इसको आप ओपन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा और जनरल फार्मूला बना लें f1 is v by 2L। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है इस फर्स्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन के लिए। अब इन स्टेप्स को आप रिपीट करें। f1 आपको मिल गया, ये आपके पास फर्स्ट और लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद दोबारा स्ट्रिंग को प्लग करें, डायग्राम बनाएं और स्ट्रिंग को प्लग करें एक डिफरेंट पॉइंट से। कहां से प्लग करें, अभी आपने हाफ लेंथ या मिडिल पॉइंट से प्लग किया था, अब आप हाफ के हाफ यानी क्वार्टर पे चले गए, क्वार्टर से प्लग कर लें इसे। तो अगेन विल ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। अब मैं इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा और जब मैं इसको, ये मिडल है, मिडल का मिडल क्वार्टर होता है, क्वार्टर से प्लग करूंगा। आई प्लग इट लाइक दिस। इसको यूं प्लग करेंगे। जब यूं प्लग करेंगे तो ये हाफ वेवलेंथ ऊपर और ये हाफ वेवलेंथ नीचे। अब ये नोड और ये नोड, द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नोड्स इज हाफ ऑफ वेवलेंथ। अब ये सेकंड मोड ऑफ ऑसिलेशन है तो यहाँ पे λ2 over 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक λ2 over 2। तो आपके पास रिजल्ट आएगा द लेंथ इज 2 λ2/2। कैंसिल हो जाए तो आपके पास रिजल्ट आएगा λ2। तो पहला स्टेप भी हमने कर लिया। दूसरा स्टेप, हमने स्ट्रिंग को प्लग करना था तो हमने स्ट्रिंग को यूं प्लग किया, लाइक इस पॉइंट को ऊपर, उस पॉइंट को नीचे भेज।
और फिर हमें थर्ड स्टेप भी मिल गया जहां पर हमें पता चल गया कि λ2 इज इक्वल टू l। फोर्थ स्टेप में स्पीड हमें ऑलरेडी पता है, तो बस अब हम f2 की तरफ जाएंगे। f2 इज इक्वल टू v बाय l। ये फ्रीक्वेंसी है फॉर सेकंड मोड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, अगर हम इसको लिख दें f2 इज इक्वल टू 2v बाय 2l, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता इक्वेशन पे, लेकिन ये v बाय 2l, दिस v बाय 2l इज इक्वल टू f1। तो इसको हम लिख सकते हैं f2 इज इक्वल टू 2f1, यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी is greater than the first one. It is actually the double of the first frequency. यहाँ पे आप एक बात नोट कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो देखिए यहाँ पे वेवलेंथ कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई। अमूमन स्टूडेंट ये सोच बैठते हैं कि इस डायग्राम में तो हाफ वेवलेंथ आ रही थी, यहाँ पे तो फुल वेवलेंथ आ रही है, तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ गई है। नहीं, देखिए द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। यहाँ पे दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इफ यू कीप द स्पीड कांस्टेंट। और स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टी, एल और एम। और मैंने इन तीनों में से किसी भी फैक्टर को नहीं छेड़ा इस स्ट्रिंग को प्लग करते हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज इन ऑर्डर टू कीप द स्पीड कांस्टेंट। अच्छा, एक और भी करते हैं, इसके ऊपर एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वार्टर पे प्लग किया था, 1/6 लेंथ पे प्लग करता हूँ। जब हम इसको 1/6 ऑफ द लेंथ पे प्लग करेंगे तो ऐसे हालात में क्या होगा, 1/6 ऑफ द लेंथ पे प्लग करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये 1/6 ऑफ द लेंथ है, फिर ये मिडल और ये फिर 1/6। तो इसको ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ और इसको ऊपर की तरफ जाना है, तो आपके पास यहाँ पर 3 हाफ वेवलेंथ्स एस्टैब्लिश होंगे। ये अगला हायर मोड है। तो यहाँ पे भी नोड 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 और नोड, देखिए यहाँ पे 2 नोड्स थी, यहाँ पे 3 नोड्स आ गए, यहाँ पे 4 नोड्स आ गए। अब जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू ये λ3/2, λ3/2 और λ3/2, 1 2 3 λ3/2। शिफ्ट करें, λ3 की वैल्यू आपके पास आएगी 2l/3। सो f3 इज इक्वल टू v बाय λ3। सो f3 इज इक्वल टू v बाय 2l/3। 3 को ऊपर शिफ्ट करें, f3 इज इक्वल टू 3v बाय 2l एंड v बाय 2l इज इक्वल टू f1। सो f3 इज इक्वल टू 3f1। अच्छा, कीपिंग these results in mind, the lowest possible frequency is f1, the next higher order frequency is 2f1 and the next higher order frequency is 3f1। यहाँ पे मिसिंग क्या है, यहाँ पे मिसिंग है 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। यहाँ पे मिसिंग क्या है 2.9। डायरेक्टली आप यहाँ पे मिसिंग क्या है 1.1 1.2। आप 1 से डायरेक्टली 2 पे आ रहे हो, 2 से डायरेक्टली 3 पे जा रहे हो, 3 से डायरेक्टली अगर मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करूं तो देखें रिजल्ट ये होंगे, f1 is v by 2l and f2 is equal to 2f1, f3 is equal to 3f1। so fn is equal to nf1। ये fn की वैल्यू होगी। जब भी कोई नई फ्रीक्वेंसी पैदा होगी वो हमेशा लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी, यानी n की वैल्यू यहां पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक आपके पास एक कंप्लीट इंटीजर होगा, तो यहां पर 1.1 1 2.3 3.6 5.9 ये वाली फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है या तो 1 लूप में ऑसिलेट करेगी या 2 कंप्लीट लूप से ऑसिलेट करेगी या 3 कंप्लीट लूप से ऑसिलेट करेगी। आप लैब में इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप एक हाथ में रस्सी पकड़ लें और दूसरा एंड किसी फिक्स सपोर्ट के साथ क्लैंप कर दें, रस्सी को चिपका दें, तो या तो उसमें एक कंप्लीट हाफ वेवलेंथ पैदा होगी या फिर 2 कंप्लीट हाफ वेवलेंथ्स पैदा होंगी या 3 कंप्लीट हाफ वेवलेंथ्स पैदा होंगी, और वो इन्हीं मोड्स में ऑसिलेट करेगी। इनके अलावा किसी भी मोड में ऑसिलेट नहीं करती, वो सस्टेन ही नहीं हो सकती वहां पे। तो एट दैट वेव व्हिच विल इफ यू प्लग द स्ट्रिंग एट द मिडल, तो ये 1 लूप में ऑसिलेट करेगी। इफ यू प्लग द स्ट्रिंग एट द क्वार्टर, 2 लूप्स में। इफ यू प्लग द स्ट्रिंग एट 1/6 ऑफ द लेंथ, 3 लूप्स में। इफ यू प्लग द स्ट्रिंग एट 1/8 ऑफ द लेंथ, तो 4 लूप में। लेकिन इनके बिटवीन किसी भी पॉइंट पर प्लग किया तो कोई स्टैंडिंग वेव एस्टैब्लिश नहीं होगी।
इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। फ्रीक्वेंसीज क्वांटाइज्ड, यानी उनकी सिर्फ एक डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा, बाकी इन बिटवीन कोई भी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जैसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है बोहर ऑर्बिट में, तो वो एक खास एनर्जी रख सकता है, एक खास एनर्जी शेल में रह सकता है, एनर्जी लेवल में रह सकता है, उसके अलावा इन बिटवीन किसी भी एनर्जी लेवल में वो नहीं रह सकता। तो इस फिनोमेना को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज है, ये तो आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी अवेलेबल है। आपको फॉर एग्जांपल कह सकता है कि एक वेव की स्पीड है, एक वेव एक स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रही है और उसकी स्पीड है लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड, उस स्ट्रिंग की लेंथ है लेट्स से 20 सेंटीमीटर। तो आप बताएं उसकी थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के लिए फिर हम क्या करेंगे? थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के लिए हम पुट करेंगे f3 is equal to 3f1 या फिर 3v by 2f। so f3 is equal to 3 into v की वैल्यू 100 divided by 2 into 20 सेंटीमीटर। अब इधर बड़ा ख्याल रखते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है, सेंटी इज अ प्रीफिक्स स्टैंड्स फॉर 10 to power minus 2। अच्छा, अब कैंसिलेशंस करें, 20 into 5, 5 into 3 becomes 15, 15 divided by 2 becomes 7.5 into 10 to power, ये नेगेटिव 2 पर जाके प्लस 2 बन जाएगा, 750 हर्ट्ज आपके पास रिजल्ट आएगा। तो f3 आपके पास 750 हर्ट्ज है। तो एक क्वेश्चन एक टाइप इसके ऊपर डायरेक्टली ये हो सकती है कि आप बताएं कि अगर एक स्ट्रिंग 3 लूप्स में ऑसिलेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ये आप इस प्रोसीजर से फाइंड करेंगे, ये इसका टाइप 1 हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज्ड है तो वेवलेंथ भी क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज्ड वेवलेंथ का जनरल रिलेशनशिप बना लेते हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा देखिए, λ1 किसके बराबर था? वो 2l के बराबर। λ2 किसके बराबर था? वो 2l/2 के बराबर था। λ3 किसके बराबर था? वो 2l/3 के बराबर था। λ4 किसके बराबर था? वो 2l/4 के बराबर आएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम इसी तरह कंटिन्यू करें तो λn is equal to 2l/n, ये हमारे पास वेवलेंथ क्वांटाइजेशन, ठीक है। दिस इज अ वेवलेंथ क्वांटाइजेशन। तो वेवलेंथ भी तो क्वांटाइज है, क्वांटाइजेशन ऑफ वेवलेंथ्स। यहां से आप बहुत इजीली थर्ड मोड ऑफ ऑसिलेशन में कितनी वेवलेंथ होगी, फोर्थ मोड ऑफ ऑसिलेशन में कितनी वेवलेंथ होगी, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन फाइंड दिस हाउ, लेट्स चेक इट आउट। टाइप 2 में आ जाते हैं कि इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। A string of length 50 centimeter oscillates in 5 loops. What is the wavelength of the wave? वेव की वेवलेंथ क्या होगी? तो देखें λ5 is equal to 2l/5 according to this formula। λ5 is equal to 2l/5, 2 into 50 into 10 to power minus 2 over 5। So 5 into 10 becomes 50 and 10 into this term becomes 10 to power minus 1। 10 to power minus 1 means 0.1, 0.1 multiplied with 2 becomes 0.2 मीटर। उस वेव की वेवलेंथ 0.2 मीटर होगी और ऑप्शंस में आपके पास 20 का ऑप्शन भी होगा। इन केस अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना भूल गए तो आपका रिजल्ट 20 आएगा, वो ऑप्शन में मौजूद होगा। तो इसका ख्याल करना है कि जहां पर भी आपके पास CGS या FPS यूनिट्स हो, आप कन्वर्ट करके उनको SI में फिर रिजल्ट को चेक करें। अच्छा, अब थर्ड कैटेगरी इसके ऊपर क्या हो सकती है पॉसिबल, उसको ट्राई आउट करते हैं।
उसके लिए हमें कुछ एडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। F1, F2, F3, F4 ये बेसिकली क्या है? F1 इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। F2 is called second harmonic, F3 is called third harmonic, F4 is called fourth harmonic, or Fn will be termed as nth harmonic. First harmonic. First harmonic is basically the lowest possible frequency. It is the lowest possible frequency. And the lowest possible frequency is also called as fundamental frequency. This frequency is also called as fundamental frequency. तो fundamental frequency, lowest possible frequency या first harmonic, they are one and the same thing. अच्छा, all frequencies above fundamental frequencies are called overtones. They are called as overtones. Collectively इनको overtones कहा जाता है. The tone above the fundamental tone is called an overtone. वो fundamental tone या fundamental frequency, you can also call it as fundamental tone. Fundamental frequency, fundamental tone, lowest possible frequency, first harmonic, ये सब एक ही चीजें होंगी. Overtones are all higher order frequencies which are integral multiple of the fundamental. Overtones basically क्या हैं? They are higher order frequencies above fundamental frequency, and they are integral multiple of fundamental frequency. तो इसका मतलब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एन हार्मोनिक सारे क्या है? ये ओवरटोन है, फ्रीक्वेंसीज अबव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इनको हम ओवरटोन कहते हैं. जिसमें F1 क्या कहलाएगी, F2 क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी फर्स्ट ओवरटोन. ये फर्स्ट हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं. F2 क्या कहलाएगी? इट इज सेकंड ओवरटोन. तो सेकंड हार्मोनिक एक्चुअली फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक एक्चुअली सेकंड ओवरटोन है, और अगर आप फोर्थ हार्मोनिक की तरफ जाएंगे तो फोर्थ हार्मोनिक इज एक्चुअली थर्ड ओवरटोन. फोर्थ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन होगी. तो इसका मतलब F1 फर्स्ट हार्मोनिक भी है और फंडामेंटल टोन भी है. जो F2 है वो सेकंड हार्मोनिक है लेकिन फर्स्ट ओवरटोन. It is the first overtone, the first high order frequency. F3 is the second high order frequency, therefore it is second overtone. तो टाइप 3 ये नॉलेज रखते हुए फिर टाइप 3 में आपके साथ क्या करेगा? टाइप 3 में आपको ये कह देगा कि बताइए कि what is the ratio of second harmonic to first overtone. अच्छा, ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है? तो ऑप्शंस क्वेश्चन के मुताबिक होंगे. सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन को मद्देनजर रखते हुए 2:1 देगा, या फिर 1:2 देगा, या फिर 1:1 देगा, या फिर लेट्स से नन ऑफ दीस. अब सेकंड हार्मोनिक ये देखिए, सेकंड हार्मोनिक F2 है, तो मुझे F2 रेशो फर्स्ट ओवरटोन इज आल्सो सेकंड हार्मोनिक. इट इज F2 इज इक्वल टू 2F1, F2 इज इक्वल टू 2F1, रेशो क्या है? 1, तो रिजल्ट है 1:1. तो एक्चुअली वो सेकंड हार्मोनिक बता के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, फर्स्ट ओवरटोन बता के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि आप सेकंड हार्मोनिक से F2 समझो और फर्स्ट हार्मोनिक से F1 समझ बैठो. तो इस बात का ख्याल रखते हुए
आपने इस कैटेगरी के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। मजीद एमसीक्यूज पर आप लोग मेरी एमसीक्यूज बुक में देख लेंगे, ठीक है। मैं इसके ऊपर आप लोगों को 4 टाइप के क्वेश्चन करवा दूं। दैट वाज टाइप 3। टाइप 4 में क्या होने वाला है? ये 4 टाइप कौन सी हो सकती है? अच्छा, a string oscillates in n loops। अब बताया नहीं है कितनी लूप्स में ऑसिलेट कर रही है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये स्ट्रिंग है, ऑसिलेट कर रही है n लूप्स में। व्हाट आर द wavelengths of first 3 modes of oscillations if a string has length n। ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। अब वेवलेंथ मांगे, कोई भी डेटा नहीं, जनरली पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 2l l 2l/3 l l/2 3l/2 l 2l 3l या none of these। तो अब आपको फर्स्ट 3 लेंथ्स चाहिए, वेवलेंथ्स चाहिए, तो वेवलेंथ का जो जनरल फार्मूला है वो यहाँ पे काम आ जाएगा। लैम्डा n इज इक्वल टू 2l/n। तो लैम्डा 1 की वैल्यू होगी 2l/1 इज 2l, फिर लैम्डा 2 की वैल्यू होगी 2l/2 व्हिच इज इक्वल टू l, और लैम्डा 3 की वैल्यू होगी 2l/3 व्हिच इज इक्वल टू 2l 2/3l या 2l/3। तो अब चेक करते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। लैम्डा 1 इज 2l, तो लैम्डा 1 इज 2l, lambda 2 is l, तो lambda 2 is l, lambda 3 is 2l/3, it is 2l/3। इसका मतलब करेक्ट चॉइस